नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे आपका जो हड़प्पा सभ्यता के विषय में, और आज भी चर्चा उसी कड़ी में आगे जारी रहेगी। तो आज के एपिसोड में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज जो है दोस्तों, हम लोग कई सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और आज हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है उसको हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जितना भी कंप्लीट हो गया है आप उसका रिवीजन करते रहें। जो आज मैं कराऊंगा, आज आप उसको जो है कंटिन्यू रिवीजन जरूर करते रहें। और यार, जो लोग सब्सक्राइब करते हो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया करो। जब चैनल पे रहोगे, कंटेंट देखो कितना मजबूत है, दूसरे चैनल से कंपेयर करो। अगर ऐसा कंटेंट मिलता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तब फिर आप रोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज हम लोग जो है हड़प्पा के शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या था ऐसा कि जिसको जो शहरीकृत व्यवस्था मानी गई थी, इसको शहरीकृत सभ्यता मानी गई थी। हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में धर्म कैसे था, कैसे लोग थे, वहाँ के समाज कैसे था, और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम लोग विधिवत तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टोटल फोकस जो है इन चार चीज़ों पर रहेगा। ये शहरी प्रकृति, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जीवन, धर्म और उद्भव एवं पतन के सिद्धांत पर जो है हम लोग आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखिए तीन चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का परिचय, हड़प्पा सभ्यता का विकास और खोज के विषय में भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और विस्तार कहाँ तक है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, और उसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको संपूर्ण जो वीडियो थी वो पूरे विस्तार के बारे में ही थी। तो आज की वीडियो हमारी जो शहरी प्रकृति, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जीवन पर जो आधारित रहेगी, जो हड़प्पा सभ्यता की थी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम परिचय की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की तो बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता आप सभी को पता है कि तीन देशों में फैली हुई सभ्यता थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। और जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वो विश्व की तीन जो है सभ्यताएं थी, उनके समकालीन थी। और वो कौन कौन सी सभ्यताएं थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला फरात नदियों के किनारे उपस्थित थी। अब इस समय अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो वर्तमान में आप इराक में है, ये आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता जो मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं आपकी कौन सी? नील नदी की सभ्यता। तो ये नील नदी की सभ्यता थी, नील नदी के किनारे थी, और ये इस टाइम की अगर हम लोग बात करें वर्तमान की, तो ये अफ्रीका में स्थित है। फिर तीसरी आती है आपकी कौन सी? होंगो सभ्यता। तो ये होंगो सभ्यता इस टाइम कहाँ पर है? ये होंगो नदी पर है, और ये कहाँ पर स्थित है इस टाइम? चीन में स्थित है। तो ये तीन समकालीन सभ्यताएं थी विश्व की, जो किसके समकालीन थी? हड़प्पा सभ्यता के। या हम ये कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता इन तीन सभ्यताओं के जो विश्व में थी, इनके समकालीन थी। तो ये तो हो गया एक परिचय जो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना था। अब खोज का इतिहास आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1886 में किसने की थी? चार्ल्स मैसन ने की थी। सबसे पहले जो है इसके बारे में अगर किसी ने बात की थी, चार्ल्स मैसन ने। फिर आपको बताया मैंने कि 1853 में ब्रंटन बंधुओं के द्वारा क्या हुआ? लाहौर में रेल के पटरी का निर्माण कराया जा रहा था, तो उसके बाद वो हुई। फिर उसके बाद में कनिंघम आए। जो कनिंघम कौन थे? कि भारत के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक उसके बाद फिर क्या आया? तत्कालीन जो आपके 1920 में आपके जॉन मार्शल आते हैं। 1920 में आपका जॉन मार्शल किसके साथ में? दयाराम साहनी के साथ में, ये राखालदास, हाँ, दयाराम साहनी के साथ में क्या करते हैं? खुदाई कराते हैं हड़प्पा सभ्यता की। और 1921 में क्या होता है? आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। तो आपका आंसर आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। अगर क्वेश्चन आता है तो आप, अगर जॉन मार्शल दिया हुआ है तो सबसे पहले आप जॉन मार्शल को ही टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारे जो है इसकी कि इतिहास, खोज का इतिहास के बारे में। अब हम लोग विस्तार की बात करें तो विस्तार में मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम बनवाया था, अगर आपको याद हो तो आप विस्तार से कुछ इस तरीके को याद रख सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरा जो है इंडिया का मैप बनवाया था, वहाँ पे आपको कल की वीडियो में जो मैंने बनाई थी उसमें जो है आपको पूरी तरीके से विस्तार बताया था। लेकिन आप अगर उत्तर, पूर्व और पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्रों को देखें तो सबसे पहले उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर में आपका था कौन सा? मांदा था, मादा था। और इधर देखें अगर उत्तर पश्चिम का ये क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, ये यूपी का कौन सा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था। और यहाँ पे क्या था आपका? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और इधर आप लोग जब दक्षिण में आएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र था दायमाबाद, दायमाबाद।
और जब आप इधर पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में जो आपका एक क्षेत्र था बलूचिस्तान में, तो उस कौन सा था, सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर। तो ये आपका विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का। लगभग इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग आप मान सकते हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 12,96,666 या 660 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। तो ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। और आपको मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार आकृति में है। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ थी, आपकी दैमाबाद से यूपी, यूपी से आपका ये उधर ये जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से ये इधर जो आपका ये यहाँ पर बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान से मिलकर क्या करती थी, एक त्रिकोण का निर्माण करती थी। और ये पश्चिम से पूर्व के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, 1600 किलोमीटर। और ये उत्तर से और दक्षिण के बीच की जो दूरी थी ये कितनी थी आपकी, 1400 किलोमीटर। तो ये तो थी विस्तार की बात, विस्तार की बात आ गई। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें जो है पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर ली थी। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की शहरी प्रकृति भाई के बारे में बात करें अगर, तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी। इस बात का परिचय हम किस बात से दे सकते हैं, यहाँ से आपको चीज़ें सुननी होंगी क्योंकि मैं यहाँ से सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव मैनर में कराऊंगा आपको, जहाँ पे आपको लगता है कि ये पॉइंट नोट करने वाला है। अगर आप उसको याद कर सकते हैं तो याद रखिए, अन्यथा की दृष्टि में आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो शहरी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, तो ये शहरी सभ्यता इसलिए थी क्योंकि जो एक शहरी सभ्यता होती है उसकी पूर्ण होने की सारी शर्तों को पूरा करती थी। अब वो शर्तें कौन कौन सी थी कि क्या भाई यहाँ पर होना चाहिए, भवन होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, व्यापार होना चाहिए, वाणिज्य होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, भवन निर्माण की प्रक्रिया आप लोगों ने देखी जब मैंने बताई थी आपको कि भवनों की जब हम लोगों ने बात की थी हड़प्पा सभ्यता में, तो क्या था कि जो भवन थे वो ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे, एक बहुत ही तरीके से बनाए गए थे। अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें आपने देखी होंगी, सड़कें भी वहाँ की क्या थी, ग्रिड पद्धति में ही थी। सड़कें भी क्या थी, ग्रिड पद्धति में ही थी। और क्या करती थी, एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। अब हड़प्पा की जो नगर नियोजन की संकल्पना है वो कुछ इस प्रकार है कि हड़प्पा में जो आप ये कह सकते हैं कि दो टीले हुआ करते थे सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता में, एक ऊपरी टीला और एक निचला टीला। ठीक है, अब टीलों का मतलब आप इस प्रकार से समझ लीजिए, ये ऊपरी टीला है और इसके जस्ट नीचे ये होता था यहाँ पर निचला टीला। अब निचले टीले में क्या होता था कि ऊपरी टीले में क्या व्यापारी वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग रहता था। व्यापारी कह सकते हैं आप, या इसको दुर्ग क्षेत्र भी हम लोग इसको बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, दुर्ग क्षेत्र, इसको बोलते थे दुर्ग क्षेत्र। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो दुर्ग क्षेत्र था या ये क्या था, महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर रहते थे जिनके हाथ में यहाँ का शासन प्रशासन था। तो ये तो थी नगर नियोजन की व्यवस्था। अब यहाँ पर जो थे, यहाँ पर कौन रहता था, सामान्य लोग रहते थे। कौन रहता था यहाँ पर, सामान्य लोग रहते थे। जो निचला टीला था सामान्य लोग रहते थे यहाँ पर। तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की, वो दो टीलों में बंधी हुई थी, एक तो ऊपरी टीला और एक निचला टीला। दूसरी अगर हम लोग बात करें इसी में, लेकिन भाई ये तो दो टीले की बात हो गई, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी मिले। अपवाद भी कहाँ से मिले कि अब जब आप धौलावीरा जाएंगे राजस्थान के इलाके में, धौलावीरा जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता था कि सिर्फ यहाँ पर क्या है भाई, एक विभाजन है, यहाँ पर क्या है, एक विभाजन है। लेकिन जब आप धौलावीरा बढ़ेंगे तो धौलावीरा में क्या होता था कि तीन विभाजन होते थे। कितने, तीन विभाजन में जो है क्या थी, नगर नियोजन की व्यवस्था थी। कितने, तीन विभाजनों में नगर नियोजन की व्यवस्था थी। अब इसी प्रकार अगर आप लोथल, सूतकांगे डोर वगैरह में देखते तो वहां पर क्या थी कि नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ एक ही वहां पर टीला था, मतलब एक ही कबीले में सभी लोग रहते थे, तो वहां पर सिंगल कबीला था। तो ये थी वहां की जो शहरी प्रकृति के बारे में हम लोगों ने बात की। अब एक चीज और कि भाई जब कोई नगर होता है, जब वहाँ की शहरी प्रवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि चारों तरफ उसके किलेबंदी होती है। तो आप लोगों ने देखा
कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वहां पर भी चारों तरफ क्या था, किलेबंदी थी। तो ये भी आप ये मान सकते हैं कि आप हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूर्ण तरीके से विकसित एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है। दूसरी बात करें हड़प्पा की सड़कों की, तो हड़प्पा की सड़कों को जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पा की सड़कें जो थी वो ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी और एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। ठीक है, ये तो हो गई सड़कों की बात। अब हम लोग करते हैं हड़प्पा सभ्यता में नालियों की बात। अब हड़प्पा सभ्यता देखिए दोस्तों अपने जल निकास प्रणाली के लिए बहुत ही उचित जो है प्रावधान किए थे। ठीक है, जल निकास प्रणाली के बहुत ही ज़्यादा उचित प्रावधान किए थे। अब जल निकास प्रणाली कुछ इस प्रकार से थी इन लोगों की। अब यहाँ से आपको इनके ज्ञान की बात आपको जानने को मिलेगी। मैं इसको थोड़ा सही से साफ कर देता हूँ। अब जो जल निकास प्रणाली थी यहाँ की जो नालियां बनाई गई थी, पहली बात तो ये कि यहाँ की जो नालियां थी, मार्कर को क्या हो गया, यहाँ की जो नालियां थी देखिए दोस्तों, नालियों को क्या किया, पक्की ईंटों से बनाया गया। नालियों को क्या किया गया था, पक्की ईंटों से बनाया गया। दूसरी बात क्या, इनके ऊपर ढक्कन भी डाले गए, ढक्कन भी डाले गए। दूसरी बात क्या कि इन नालियों में मैन होल भी बनाए गए। मैन होल यानी कि क्या, आपका सोख्ता। मैन होल आप लोग समझते हैं, सोख्ता, सोख्ता। ठीक है, तो ये भी बनाए गए। तो आप लोग एक चीज समझ सकते हैं कि ये तो आपकी नाली की व्यवस्था हो गई। अब इन्हीं के आसपास क्या होते थे, इन लोगों के घर होते थे। तो आप एक चीज समझ सकते हैं यहां से कि इस जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का हर एक घर योजनाबद्ध नालियों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो पानी का निकास जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होता था। ठीक है, अब हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता में आवास के बारे में, क्योंकि हम लोग वहां के शहरी विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहां पर हम लोग सड़कें ना, भाई शहरी विकास का मतलब क्या, अच्छी सड़कें, अच्छे घर, अच्छी नालियां, अच्छा पानी का निकास, तो शहरी विकास के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसे में अगले पॉइंट की, अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में आवास के प्रकार के थे, तो हड़प्पा सभ्यता में देखिए दोस्तों एक मंजिल की इमारतें थीं, 2 मंजिल की थीं और या तो बहुमंजिल की इमारतें थीं। पहली बात तो ये कि जो हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण हुआ वो आपकी भौतिक चीजों को देखते हुए, आपके भौतिक सुख को देखते हुए क्या उपयोगितावादी सिद्धांत को अपनाया गया। उपयोगितावादी सिद्धांत आप समझ सकते हैं कि जितनी जरूरत की चीजें हैं उतना ही वहां पर लगाया गया। तो उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर क्या था कि आपके हड़प्पा सभ्यता की जो योजना की नगर योजना थी, वहां पर जो मकानों का जो जो बनावट थी वो क्या थी, वो उपयोगितावादी टाइप की थी। ठीक है, तो जितना लोगों को जरूरत थी उन्होंने उतना ही बनाया। तो यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें भी थीं, एक मंजिला इमारतें भी थीं और 2 मंजिला इमारतें भी थीं। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बहुमंजिला इमारतें या एक मंजिला इमारतें थीं, इनमें क्या किया गया कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। तो आप ये बात भी समझ सकते हैं यहाँ से कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पक्की ईंटों का इस्तेमाल करना उनको पता था, या वो ये चीज को समझते थे कि ईंटें जो है पक्की इस्तेमाल करने से घरों को मजबूत बनाया जा सकता है। और इन घरों में क्या हो सकता था, भाई घर में एक जो भौतिक जरूरतें हैं हमारी, वो क्या है कि एक स्नानागार हो, एक आंगन हो, एक रसोई हो, तो ये सारी चीजों से इनके घर जो है क्या होते थे, लैस होते थे। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई आज इसकी। अब हम लोग बात करते हैं शहरी प्रकृति की, तो बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग देखो बात करते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था की, बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अभी हम लोग समाज की भी बात करेंगे। समाज मुख्यतः 4 वर्णों में बटा हुआ था, 4 वर्गों में बटा हुआ था, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था की। अब देखिए किसी भी देश की या किसी भी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किन्हीं 3-4 चीज़ों पर टिकी होती है, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले सही से। देखिए अर्थव्यवस्था किन किन चीज़ों पर टिकी हो सकती है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो है जीडीपी, दुनिया भर की चीज़ों को जो है प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इन सभी चीज़ों की गणना करके हम लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था की गणना करते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है या कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कुछ खास फैक्टर्स पे टिकी हुई थी, जैसे कि आपका कृषि,
कृषि अभी भी देखिए किसी भी देश की, अगर हम भारत की देश की बात करें तो भारत देश में भी अर्थव्यवस्था पर जो है, अर्थव्यवस्था के नज़रिए अगर हम देखें तो क्या होता है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है अपनी। कृषि के बिना अर्थव्यवस्था भी देश की जगमगा जाती है, ये चरमरा जाती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पे, पशुपालन पे, शिल्प एवं कलाकारी, शिल्प एवं व्यवसाय पे, और तीसरी चीज क्या, व्यापार पे टिकी हुई थी। और ये व्यापार कितने तरीके से हो रहा था, दो तरीके से ये लोग व्यापार करते थे, आंतरिक और बाह्य व्यापार। तो हम लोग अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था को हम लोग कई सारे फैक्टर्स में बांटकर पढ़ेंगे। पहली बात तो क्या कि कृषि आधारित, दूसरी बात क्या, पशुपालन, भाई पशुपालन भी तो करते थे ये लोग। इसी में अगर हम लोग बात करें तो शिल्प एवं व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं व्यवसाय और व्यापार। ठीक है, व्यापार। तो ये चार चीजों पर क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। अब हम लोग कृषि की बात करें तो जो हड़प्पा वासी थे, जो हड़प्पाई लोग थे, वो 9 प्रकार की फसलों से वाकिफ थे, या 9 प्रकार की फसलों के बारे में उनको ज्ञान था। कितनी, 9 प्रकार की फसलों के बारे में उनको ज्ञान था, जिसमें आपका गेहूं, मक्का, गेहूं, जौ, चावल, ठीक है, दाल या तिलहन, तिलहन के बारे में, दाल नहीं तिलहन के बारे में इन लोग को जानकारी थी। अब वहीं अगर हम लोग बात करें कि हड़प्पाइयों को जो है क्या, दुनिया में सबसे पहले कपास उत्पादन करने के मामले में जाना जाता है। और ये सबसे पहले कपास उत्पादन के साक्ष्य मिले कहाँ से थे, तो आपके ये साक्ष्य मिले थे कहाँ से, मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। ठीक है, कपास उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले, आपके मेहरगढ़ से। तो हड़प्पाइयों को क्या किया जाता है, इस वजह से भी जाना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले जो है क्या किया, कपास का उत्पादन इन्हीं लोगों ने शुरू किया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब ये लोग कृषि करते कैसे थे, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कालीबंगा आपका जो है गुजरात का जो क्षेत्र है, कालीबंगा से कालीबंगा आपका जो क्षेत्र है, कालीबंगा क्षेत्र से आपको क्या हुआ है कि वहां से मिट्टी के हल आपको बने हुए प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वहां की जो है जुताई के लिए, खेतों की जुताई के लिए, या जुते हुए खेतों के जो अवशेष मिले हैं उनके लिए ऊंट का प्रयोग किया जाता था, कुबड़ वाले ऊंट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वहीं अगर हम कई सारी पशुपालन की चीजें देखें तो वहीं आप देखेंगे कि पशुपालन की जगह पर अब उन्होंने कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, और हाथी जो है क्या था, हड़प्पाइयों का सबसे प्रिय जो है पशु था। तो ये बात भी, अब कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़े के साक्ष्य में बात आती है, तो घोड़ा देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अश्व प्रधान नहीं थी। हालांकि कहीं जगह से घोड़े के जो है कंकाल तंत्र मिले हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो आफ्टर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, क्योंकि वो जो है नवीन सभ्यता से बिलोंग करते हैं। ऐसा माना जाता है जो नवीन सभ्यता आई, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में ताम्रपाषाण जो युगीन सभ्यता आई, उससे जो है रिलेटेड करते हैं, वो आपके जो है आपके घोड़े वाले जो कंकाल तंत्र मिले। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो कृषि थी, यहाँ पर एक चीज थी कि कृषि भाई क्या थी कि यहाँ पर छिटकौआ खेती होती थी। छिटकौआ खेती समझ रहे हैं आप लोग, कि अनाज छिटकने वाली खेती होती थी। कि अब नदी का बहाव आया, नदी ने बहाव ने अपना पानी छोड़ा, इन्होंने जुताई की, वहां पर बो दिया, और अगली बार जब नदी आने से पहले तो उस फसल को काट लिया गया। कि नदी में जब बाढ़ आती तो बाढ़ का पानी जब ऊपर आता तो उसी टाइम ये लोग क्या करते, जुताई खुदाई करते अपना, उसी में अनाज बो देते। लेकिन अगले वर्ष जब तक नदी का उफान दोबारा आता उससे पहले इस लोग फसल को काट कर अलग कर देते थे। तो सिंचाई के लिए क्या बात थी यहाँ पर, जब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो सिंचाई की भी बात करेंगे। तो सिंचाई के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो कई सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। आपको कई जगह से देखा होगा आपने कि नहर के भी प्रमाण मिले हैं। नहर होने के तो सिंचाई के लिए इनका जो टोटल जो ये निर्भर थे वो किस पर, नदियों पर निर्भर थे। ये बात आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पशुपालन की। ठीक, तो
देखिए जो हड़प्पाई लोग थे वो कई सारे पशुओं का पशुपालन करते थे, जिनमें से एक कुबड़ वाला बैल, आपका ऊंट, हाथी, ठीक है, ये इनके प्रिय पशु होते थे। ठीक है, घोड़े के बारे में इन लोग को नहीं पता था, तो ये बात आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब क्या होता है, शिल्प के व्यवसाय के बारे में हम लोग बात करते हैं तो देखिए शिल्प के संबंध में जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें कई सारे फैक्टर्स पे बात होगी। पहली बात तो क्या होगी, धातु संबंधी व्यवसाय, धातु संबंधी व्यवसाय, व्यवसाय, ठीक, धातु संबंधी व्यवसाय। अब हड़प्पावासी क्या करते थे, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, जो आपका किसका कांसा जो क्या होता है, तांबा और टीन, तांबा और टीन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये जो क्या करते थे, सोना, चांदी, तांबा, टीन और ये आपका जो कांसा, इन सब का क्या करते थे, व्यवसाय करते थे, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, व्यापार करते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि ये लोग सोना के बारे में तो जानते थे, चांदी के बारे में भी जानते थे, ठीक है, और आपका पीतल के बारे में भी जानते थे, ठीक है, लेकिन लोहे का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। लोहे का ज्ञान क्या था, हड़प्पाइयों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें कि मोहर निर्माण, अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर आता है क्या, जब हम शिल्प की बात करते हैं तो मोहर निर्माण क्या है, एक शिल्प का ही तो कार्य है भाई, उसमें भी गुदाई तो होती है ना। आप लोगों ने मोहर में देखा होगा कहीं भी, अगर पुरानी मोहर कोई आप लोगों ने देखी है, अगर नहीं देखी, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन आप पुरानी मोहर देखेंगे तो उसमें क्या होता था, गुदाई होती थी। तो वो कैसा काम था, शिल्प का काम था। तो दूसरी चीज यहां पर देखेंगे शिल्प में, तो मोहरों का निर्माण, मोहरों का निर्माण, निर्माण। तो आप जब मोहरों के निर्माण की बात करेंगे तो हड़प्पाई क्या करते थे कि कई सारी जो है पदार्थों को मिलाकर मोहरों का निर्माण करते थे। लेकिन जो कह सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, या जो सबसे उचित दामों की जो बिकती थी, वो थी आपकी सेल खड़ी पत्थर की मोहरें। कौन सी, सेल खड़ी पत्थर के मोहरें, ठीक है, सेल खड़ी पत्थर की मोहरें जो है बनाई जाती थी। अब देखिए यहां पर जो, अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ की जो मोहरें थीं वो या तो वर्गाकार थीं या तो कैसी थीं, आयताकार थीं। ठीक, वहीं जब हम इसकी समकालीन जो एक सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वहाँ की जो मोहरें थीं वो कैसी थी, बेलनाकार मोहरें थीं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आप जैसे मार्कर देखिए तो ये पोर्शन अगर हटा दें, इतना हम लोग देखें तो ऐसी बेलनाकार मोहरें कैसी थी, आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता की थीं। ठीक, तो यहाँ से एक चीज और सामने आई कि जब खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान क्या हुआ, यहाँ पर जब हम लोग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब हम लोग व्यापार की बात करेंगे, ठीक है, इसी में जब हम लोग, हाँ, यहाँ व्यापार की जब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था में, तो हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता का लेन देन या आदान प्रदान या आयात निर्यात जो था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के साथ भी था। तो आप ये कह सकते हैं कि व्यापारिक संबंध जो था इनका मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था, क्योंकि उत्खनन के दौरान क्या हुआ कि यहाँ से कुछ बेलनाकार, हड़प्पा सभ्यता से कुछ बेलनाकार जो है मोहरें प्राप्त हुई, और मेसोपोटामिया से क्या हुआ कि ये आयताकार और वर्गाकार जो सेलखड़ी की मोहरें थीं वो कहाँ से, आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी प्राप्त हुई थी। तो ये बात हो गई मोहरों के निर्माण की। ठीक है, अब बात करते हैं मनका बनाने का, जो इनका उद्योग था उसके बारे में। ठीक है, तीसरा था आपका मनका बनाने का उद्योग, मनका बनाने का उद्योग। मैं एक मिनट देख लूं वीडियो सही से चल रहा है प्रॉपर, हाँ ठीक है। अब जो ये मनकाकारी थी या जो मनका बनाने की कला थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी यहाँ के अर्थव्यवस्था में, क्योंकि ये काफ़ी महंगे पदार्थों से या महंगे जो है धातुओं से बनाई जाती थी। जैसे सोना चांदी के मनके बनते थे, जैस्पर के मनके बनते थे, कार्नेलियम के मनके बनते थे, ठीक है, क्वार्टज, स्फटिक या इन सब चीज़ों के क्या होते थे, मनके बनाए जाते थे, और उनका क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसकी बात अगर हम लोगों ने की, तो ये हो गई आपके किसके, व्यवसाय, शिल्प एवं व्यवसाय की बात हो गई। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार देखिए दोस्तों दो तरीके से होता है।
ठीक है। जो हड़प्पा के लोग थे वो देसी और विदेशी व्यापार करते थे। चूंकि आपको पता है कि बहुत ही पहले की ये सब बातें हैं, आप लगभग 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में बात कर रहे हैं, तो तभी जो व्यापार का तरीका था वो वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय समझ रहे हैं आप लोग, गुड्स एक्सचेंज, ठीक है। हमने आपको गेहूं दे दिया, आपने हमको टमाटर दे दिया, हमने आपको टमाटर दे दिया, आपने हमको गेहूं चावल या कुछ भी दे दिया। तो क्या था, टोटली हम ये लोग कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर वस्तु विनिमय जो है बहुत ही थी। तो लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हम लोग ध्यान जानेंगे। एक तो पहला आंतरिक व्यापार पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या, बाह्य व्यापार। अब आंतरिक व्यापार की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग छोटा सा मैप बनाकर एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रही हो आपको तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अब आंतरिक और बाह्य व्यापार की हम लोग बात करेंगे। तो जो आंतरिक व्यापार था तो वो क्या था, आप लोग ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे भारत का। तो ये क्या था कि यहाँ आपका क्या था, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, यहाँ पर राजस्थान था आपका, और इसके जस्ट नीचे क्या था आपका, ये गुजरात था। जस्ट नीचे क्या था, गुजरात था। तो यहाँ से ही क्या होते थे सारी यहाँ तो जो इसका गुजरात, जो राजस्थान गुजरात का जो एक क्षेत्र था लोथल को क्या माना जाता था, व्यापारिक केंद्र माना जाता था। तो यहाँ से ही सारे आंतरिक व्यापार या अंदर के लोगों में ही जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका आंतरिक व्यापार होता था। लेकिन जब हम लोग बाह्य व्यापार की बात करें, इसके बाह्य व्यापार की बात करें तो बाह्य व्यापार जो था हमारा हड़प्पा सभ्यता का, वो किसके साथ था, मेसोपोटामिया के साथ में, मेसोपोटामिया के साथ था। अब इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कई सारे। अब इसकी बात के दो प्रमाण हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो अभिलेखीय साक्ष्य हो सकते हैं और दूसरे कौन से, उत्खननीय साक्ष्य हो सकते हैं। तो अब हम लोग अगर अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें, बाह्य प्रमाण में अभिलेखीय साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां से एक क्या हुआ है, अभिलेख मिला है सारगौन में, ठीक है। सारगौन काल का एक अभिलेख मिला है। वहां से क्या हुआ है कि हाँ, उस अभिलेख से पता चला है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो 3 जगह से व्यापार करते थे। कहाँ से करते थे, 3 जगह से व्यापार करते थे। पहला तो वो बहरीन से व्यापार करते थे, ठीक है। दूसरा करते थे आपका किससे, मकरान तट से, और तीसरा था आपका हड़प्पा सभ्यता से, ठीक। तो ये जो वो सारगौन का आपका जो अभिलेख मिला है वहां से ये चीज पता चलती है कि जो है आप ये जो है मेसोपोटामिया के लोग 3 जगह से व्यापार करते थे। अब हम लोग उत्खननीय कार्य देखें तो उत्खनन के बारे में हम लोगों ने अभी जब बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थीं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाई गई, और मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहरें थीं वो कहाँ, आपकी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। तो इससे हम लोग ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो व्यापारिक संबंध थे, बाह्य जो व्यापारिक संबंध थे हड़प्पा सभ्यता के, वो किसके साथ में थे, आपके मेसोपोटामिया के साथ में थे, ठीक है। अब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां पर दो स्थान हैं, उर और नूपुर। उर और नूपुर से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिली हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आयात निर्यात की। आयात निर्यात की अगर हम लोग बात करें तो क्या करते थे, जो हड़प्पावासी थे वो धातुओं का निर्यात करते थे। और आयात की बात करें तो वो कहीं कच्चा माल लेकर आते थे, कच्चे माल का क्या करते थे, निर्यात करते थे। जैसे हाथी के दांत की बनी की वस्तुओं का आयात करते थे, ठीक। आयात की अगर हम लोग बात करें तो वो धातु के कच्चे माल को लेकर आते थे। निर्यात की बात करें हम लोग अगर, तो निर्यात में क्या करते थे वो लोग, हाथी के दांतों का निर्यात करते थे, ठीक है। सीप और क्या कहते हैं, काली लकड़ी की मोर बनी अनाज का व्यापार करते थे, अनाज का भी निर्यात करते थे,
तो ये सब चीज़ें क्या थी, आपकी हड़प्पा युगीन सभ्यता से रिलेटेड थी। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई जब ये व्यापार करते थे तो यहाँ पर भाई कहीं ना कहीं अगर जब दूसरे देश की सभ्यता से मिल रहे हैं तो इनको जाने के लिए रास्ते भी चाहिए होते थे, तो बंदरगाह भी होने चाहिए थे। तो वो बंदरगाह कहाँ कहाँ पर थे, तो आप लोग यहाँ पर जब देखेंगे, ये वाला क्षेत्र देखेंगे जो बलूचिस्तान का क्षेत्र था हमारा, बलूचिस्तान में आप लोग कई सारी चीज़ें देखी होंगी, सूतकांगेडोर, सूरत कोटदक और आपका कौन सा, अमरकोट और अल्लाह दीनो। तो ये आपके क्या थे, सारे व्यापारिक बंदरगाह थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखते होंगे सूतकांगेडोर, ठीक, सूतकांगेडोर, अल्लादीनो, ठीक है, और कौन सा था आपका, डाबरकोट, ठीक है, कौन सा, डाबरकोट। तो ये क्या थे, आपके बंदरगाह थे। ठीक, तो यहाँ इतनी सी बात हो गई। अब अगर हम लोग आंतरिक व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार में आपका देखिए सबसे पहले तो आपका लोथल था, लोथल से व्यापार होता था। ठीक है, लोथल से व्यापार होता था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि लोथल क्या था, व्यापारिक केंद्र था। ठीक, नागेश्वर से होता था, और कहाँ से आपका होता था, भगत राव से। ठीक, मैंने भगत राव का एक स्थान के बारे में बात की थी, तो वहाँ से भी क्या होता था, व्यापार होता था। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पाई लिपि की। अब आप सभी को पता है कि हड़प्पा की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि वो लिपि कैसी है, 4000 अक्षरों से बनी हुई भाव चित्रात्मक लिपि है। और लिपि का कुछ ऐसा है कि पहली लाइन क्या होती थी, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। पहली लाइन क्या होती थी, राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है, मैं भी उल्टा लिख रहा हूँ, राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है, राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। दूसरी लाइन क्या होती थी कि लेफ्ट से फिर क्या होती थी, राइट लिखी जाती थी। तो इस प्रकार की जो है इन लोगों ने अपनी जो लेखनी की विधि थी उसको अपनाया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के बांट और माप की। भाई माप का क्या इन लोगों ने अपना वो बनाया था, जब हम लोग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बांट और माप की भी बात आनी चाहिए। ठीक है, अब जो हड़प्पा वासी थे वो मापने और तौलने के ज्ञान से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। उन्होंने क्या किया था, माप के लिए एक फुट और एक घन का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, आप लोगों ने देखा, आप एक एक चीज आपको यहाँ पर नोट करनी होगी कि लोथल से क्या हुआ, आपका जो लोथल का क्षेत्र था, लोथल से ही, क्योंकि ये एक व्यापारिक केंद्र था, यहाँ से एक कांसे का बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ। स्केल आप लोग समझ रहे हैं ना, पटरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो पटरी यहाँ से प्राप्त हुई। अब देखो, अब मोहनजोदारो से क्या हो, अब लोथल से आपको यहाँ से क्या है, एक स्केल प्राप्त हुई। वही जो आपका मोहनजोदारो क्षेत्र है वहाँ से आपको क्या, धातु का बना एक तराजू जो है मिला। और ऐसे ही कई जो जो यहाँ के बांट थे, जो यहाँ के बांट आप लोग समझते हैं ना, कि जो तोलने के लिए जो धातु इस्तेमाल की जाती थी वो पूरे जो है हड़प्पा सभ्यता में एक समान ही थी। तो एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी सभ्यता में एक समान थी। और यहाँ के जो बांट थे वो 16x16 के गुणज में थे। किसके, 16x16 के गुणज में थे, यानी कि 16, 32, 64। ठीक, तो इस प्रकार से क्या थे, इनके बांट थे, ये 16, 32, 48, 64। ठीक, एक मिनट, मेरा माइक वायर फंस गया है तो ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर कि बांटों की, जो भाई जो हमारे मोहनजोदड़ो से बांट मिले वो 16 के गुलज में ही मिले थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि भाई बांट मिले थे तो मतलब क्या है, ये तोल के बेचना। तो लेकिन कुछ विद्वान इस बात को मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर जो टोटल जो व्यापार था वो आदान प्रदान पर टिका हुआ था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय पर टिका हुआ था। तो और दूसरी चीज़ ये कि कईयों जगह से एक ही तरह के बांट मिलना, एक ही तरह के तराजू मिलना, या एक ही तरह के माप तौल के जो वस्तुएं थी वो मिलना, तो इस प्रकार के क्या करता है कि हड़प्पा सभ्यता की एक ही प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में समाज की। तो समाज जो था हड़प्पा सभ्यता का वो 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन सा? योद्धा था, विद्वान था, और तीसरा कौन था? व्यापारी था, और चौथा था आपका कामगर वर्ग। तो 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से थे मैं यहां पर आपको बता देता हूं। समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था। योद्धा, विद्वान, तीसरा था आपका व्यापारी, और चौथा था आपका कामगार समुदाय या श्रमिक समुदाय इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, श्रमिक समुदाय। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ कि 4 वर्गों में विभाजित था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लोगों को पहचानने के लिए उनकी कद काठी और उनके बाल, उनके बोलचाल के ढंग से 4 और वर्गों में बांटा गया था। वो कौन कौन से 4 वर्ग थे? 4 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया गया था। इनके कद काठी, बाल, इनके बोलने चालने के ढंग पर इनको 4 और वर्गों में विभाजित किया गया था। वो कौन कौन से थे? देखिए, पहला इसमें था भूमध्य सागरीय। ये वहाँ के लोगों के बारे में है, ठीक है, समाज के बारे में, भूमध्य सागरीय। दूसरा था आपका कौन सा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तीसरा था आपका मंगोलायड, ठीक, और चौथा था आपका कौन सा? अल्पाइन। तो इन 4 वर्गों में लोगों को जो है उनके वेशभूषा, उनके कद काठी के हिसाब से जो है बांटा गया है। ठीक है, अब कुछ जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक क्यों थी? इसके भी कई सारे कारण हैं। ठीक है, अब क्यों थी? क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन का कार्य हुआ तो वहां से इस बात की पुष्टि हुई कि ये लोग क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। तो आप ये लोग समझ सकते हैं कि एक देवी के रूप में जो है एक औरत को पूजते थे, तो मातृ सत्तात्मक जो था। और दूसरी बात ये लोग क्या कि एक कृषि देवी की भी ये लोग पूजा करते थे। ऐसा मानते थे कि जो हमारे अनाज की जननी है, ठीक है, एक मूर्ति प्राप्त हुई जिसके भ्रूण से जो है एक कली निकलती हुई दिखाई देती है, तो उस देवी की भी ये लोग पूजा करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, अब जब हम लोग समाज की बात कर रहे हैं तो समाज में देखिए, जब हम किसी समाज की बात करते हैं तो वहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। भिन्न भिन्न तरह के लोग कैसे? जैसे अगर हम अभी वर्तमान भारत की बात करें तो भिन्न भिन्न जाति धर्मों के भी लोग पाए जाते हैं। वहाँ क्या होता है कि कुछ लोग जो है, अब अगर किसी के जन्म पे किसी और तरीके से सेलिब्रेशन होता है, किसी के जन्म पे किसी और तरीके से सेलिब्रेशन होता है, किसी के मरने पे उसको कहीं दफनाया जाता है तो कहीं जलाया जाता है। लेकिन हम लोग जब हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की सौदाह की पद्धतियाँ थीं। पहला तो क्या था कि पूर्ण समाधि थी, दूसरा था आपका आंशिक समाधि, और तीसरा था आपका क्या है कि शव को जला दिया जाता था। तो 3 प्रकार की पद्धतियाँ इन्होंने अपनाई हुई थी शवदाह के लिए। तो हम समाज की बात कर रहे हैं तो समाज का भी ये भी एक पार्ट है कि आखिर शवदाह किस प्रकार से किया जाता था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 3 तरीके से शवदाह किया जाता था। ठीक है, मैं 1 मिनट आपका लूँगा, बस थोड़ा सा पानी पी लूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में धर्म के विषय में। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने कई सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। हम लोगों ने परिचय को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के परिचय में हम लोगों ने जान लिया, इसके खोज के विषय में भी हम लोगों ने जान लिया, इसका विस्तार मैंने आपको बता दिया, यहाँ की शहरी प्रकृति के बारे में भी बता दिया कि यहाँ पर कैसे बहुमंजिला मकान थे, एक मंजिला मकान थे, सड़कों की पद्धति किस प्रकार से थी, ग्रिड पद्धति में सड़कों को बनाया गया था और किस प्रकार से घरों का निर्माण किया जा रहा था। यहाँ के समाज के बारे में हम लोगों ने बात की। समाज की अगर हम लोग बात करें तो समाज को 4 वर्गों में बांट रखा था। कौन कौन सा? योद्धा, विद्वान, व्यापारी और कामगार समुदाय था। लेकिन इसमें भी क्या था कि लोगों को और 4 तरीके से बांटा गया था। क्या 4 तरीके से? इस प्रकार से बांटा गया था
कि उनके बालों के रंग, उनके कद काठी और उसके हिसाब से इन लोगों को बांटा गया था। तो वो 4 कैटेगरियाँ कौन सी थी आपकी, कि कुछ लोग भूमध्य सागरीय थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे और मंगोलाइट थे और अल्पाइन थे। ठीक। अर्थव्यवस्था की बात की, अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने बात की, पशुपालन की बात की, कृषि की बात की और शिल्प की और एवं व्यवसाय की बात की और आपके व्यापार की बात की। व्यापार में भी हम लोगों ने 2 तरीके से पढ़ा, आयात बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार। जहाँ तक हम लोगों ने आंतरिक व्यापार देखा तो लोथल आपका क्या था, व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो लोथल से ही कई प्रकार के व्यापार किए जाते थे। अगर हम लोगों ने बाह्य व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया से हम लोगों ने इसके व्यापारिक संबंध देखे। उसके 2 साक्ष्य हैं। एक तो पहला कौन सा, सारगौन से जो अभिलेख मिला है वहाँ का साक्ष्य है। ठीक है, उन्होंने उस अभिलेख में बताया है कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, उस अभिलेख में बताया कि हम लोग 3 जगह से क्या करते थे, व्यापार करते थे अपना, जिसमें आपका हड़प्पा भी शामिल था। दूसरी बात, अगर हम उत्खनन की बात करें तो एक ऊर-नुपुर करके जगह है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ऊर-नुपुर सभ्यता, वहाँ से क्या मिला, वहाँ से क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनाई जाती थी वो आपकी ऊर-नुपुर के क्षेत्र से प्राप्त हुई। और वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में, जब हड़प्पा सभ्यता में कई स्थानों की खुदाई हुई तो वहाँ से क्या हुआ, आपके जो है कि जो बेलनाकार मोहरें थी आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता की, वो आपकी यहाँ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से एक संबंध स्थापित हम लोग कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध अच्छे थे और ये लोग व्यापार आपस में करते थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं धर्म की। सब हड़प्पा सभ्यता में इसकी बात हो गई, राजनीतिक जीवन की भी बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं धर्म की, हड़प्पा सभ्यता में धर्म की। अब देखिए दोस्तों, हर धर्म को मानने के 2 पक्ष होते हैं, एक तो आंतरिक होता है और एक होता है बाह्य। आंतरिक जो पक्ष होता है वो चिंतन मनन की बात करता है, बाह्य पक्ष होता है जो दिखाने के लिए, जैसे मंदिर की स्थापना, मस्जिद की स्थापना, चर्च गिरजाघर की स्थापना, ये होता है बाह्य चिंतन। और आंतरिक चिंतन होता है आपका, जब हम लोग बात करें आंतरिक जो आपका जो पक्ष है वो धार्मिक चिंतन पे बात करता है। ठीक, तो अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जो दोस्तों बात कर रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों क्या था क्या कि जो बाह्य चिंतन था, जो दूसरा पक्ष था किसी भी धर्म को मानने का, वो नहीं था। ये लोग क्या करते थे, सिर्फ धार्मिक चिंतन करते थे। मंदिर मस्जिदों का कोई किसी भी तरह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अब ये लोग कैसा, एक मात्र सत्तात्मक समाज था यहाँ का, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक समाज था। तो मात्र सत्तात्मक समाज था तो इसके कई सारे, अब ये लोग क्या करते थे, मात्र देवी की उपासना करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता से क्या हुआ, कई जगह से खुदाई पर एक जो है कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक, तो वो क्या थी, इनकी मात्र देवी थी, उसकी पूजा करते थे। तीसरा क्या करते थे, ये जो थे हड़प्पाई लोग थे, ये किसकी, शिव की पूजा करते थे। और कई जगह से क्या हुआ है, आपके शिवलिंग की पूजा के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या, अगर हम लोग धर्म की ही बात करें तो इन्होंने क्या किया, हड़प्पा सभ्यताओं के लोगों ने तो एक सामूहिक स्नानागार बनाया। सामूहिक स्नानागार को क्या करते हैं, एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी जगहों पर आप जब कई सारे मंदिरों के एक टीले पे जाएंगे या मंदिरों की जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर एक तीर्थ, जिसको अब हम लोग तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ बना हुआ आपको मिलता है। ठीक है, तो उसी टाइम क्या था, ये जो तीर्थ है अभी के टाइम में वो धार्मिक संकेत के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार से जो स्नानागार बनाया गया था वो भी क्या था, यहाँ के धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ के लोगों का भूत प्रेत संबंधी विश्वास की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा के कई सारे स्थानों से क्या हुआ है, ताबीज जैसी चीज़ों, उत्खनन के दौरान ताबीज जैसी चीज़ें मिली हैं। तो जिससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, हालांकि आज के जो वैज्ञानिक जीवन है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है व्यक्ति का, वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन तब वैज्ञानिकवाद या वैज्ञानिकता उतनी ज़्यादा नहीं थी लोगों में, या उतना ज़्यादा लोग डेवलप नहीं थे। तो क्या था कि ये लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। हालांकि अभी भी उतने लोग, कुछ लोग हैं जो भूत प्रेत में डरते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, अब देखिए पूजा के इन लोगों के कई प्रकार होते थे। तो कुछ लोग पशु की पूजा करते थे। ठीक है, जिसमें क्या था, आपका सरंगी जानवर, एक आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, सरंगी जानवर था। तो वहां पर ये मोहनजोदारो जब मूवी देखेंगे तो सरंगी जानवर की क्या होती थी, पूजा होती थी। सर्प की पूजा होती थी। ठीक है, वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की भी पूजा होती थी। तो ये सब क्या था, अब धार्मिक जो है जीवन के बारे में यहाँ से आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाएंगे।
ठीक, अब देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में आप लोगों ने देखा कि भाई मंदिर तो नहीं पाया जाता है, ठीक है, मंदिर नहीं पाए गए। तो क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जो मंदिर था वो एक केंद्रीय क्या था, भूमिका नहीं थी, ठीक है, केंद्रीय भूमिका नहीं थी मंदिर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा के कला और स्थापत्य के बारे में, कला और स्थापत्य के बारे में। तो आप लोगों ने इतने, जब मैंने सारा को डिस्क्राइब किया तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने, यहाँ इन्होंने सेल कड़ी पत्थर की वो बनाई, आपकी मोहरें बनाई, मनके बनाने का व्यापार, खिलौने बनाना, ठीक है, ये सब क्या था, यहाँ के कला और स्थापत्य के उदाहरण थे, ठीक है, मूर्तियाँ बनाना, ठीक है। तो खुदाई से क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई, मनके भी प्राप्त हुए, बहुत सारी मोहरें भी प्राप्त हुई। तो ये सब क्या था, यहाँ के कला के परिचय दे रहे थे। अब हम लोग यहाँ की मूर्तियों के बारे में अगर बात करें तो मूर्तियां आप लोग देखेंगे, यहाँ की मूर्तियां जो थी वो 3 प्रकार की थी, ठीक। धातु की मूर्तियां थी, धातु समझ रहे हैं आप लोग, धातु की मूर्तियां यानी सोने चांदी या कांस्य की मूर्तियां, दूसरी थी पाषाण यानी कि पत्थर की मूर्तियां, और तीसरी थी आपकी मृण मूर्तियां या फिर जो मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां थी। तो आपको पता होगा कि मोहनजोदारो से क्या हुआ है, आपको तांबा, पीतल और कांसे की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कांस्य आपको पता है, मोहनजोदारो जो आपका क्षेत्र था अफगानिस्तान का, तो वहां से क्या हुआ था कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र था मोहनजोदारो, सिंध का क्षेत्र था मोहनजोदारो, सिंध का जो क्षेत्र था मोहनजोदारो से क्या हुआ, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। वहीं हम लोग जब पाषाण की बात करें तो पाषाण का क्या हुआ, पाषाण की मूर्ति की अगर बात करें तो आप लोग मोहनजोदारो से एक योगी की जो है पालथी मारे हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। अगर हम लोग बात करें वहीं पे मृण की मूर्ति की, यानी कि तमाम सारी ऐसी मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कई सारी चीजों के बारे में देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा के राजनीतिक व्यवस्था की, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था की हड़प्पा की बात करें तो एक हंटर आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके अनुसार यहाँ की जो व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पर भी लोकतंत्र के द्वारा क्या होता था, यहाँ के जो राजा का चुनाव होता था, हम एक प्रकार से कह सकते हैं जो शासकीय व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। लेकिन वही जो एक वैज्ञानिक है मैके क्या कहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, प्रतिनिधि मूलक थी। अब एक वैज्ञानिक और है आपके पिगट, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या था, पुरोहितों का शासन था। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा चूंकि जुड़वा राजधानियां मानी जाती थी यहाँ की, और यहाँ पर क्या था, पुरोहितों का शासन था, ठीक है। जहां से अब ये मोहनजोदड़ो और जो आपका हड़प्पा था, यहीं से चीजों को क्या किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था। अब जो यहाँ का सबसे लोकप्रिय मत है कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसके संबंध में जो सबसे लोकप्रिय मत ये माना जाता है कि जो शिल्पी एवं जो व्यापारी थे वो राजनीति के केंद्र थे, यानी कि जो यहाँ पर जो व्यापारी समुदाय था वो क्या था, राजनीति का केंद्र था, ठीक है। ये लोग राजनीति में अपनी अच्छी जो है पकड़ रखते थे, क्योंकि सभ्यता क्या थी, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो व्यापार प्रधान सभ्यता होने का मतलब क्या है कि ये जो व्यापारी थे वही जो है राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में रखते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर पालिकाएं जैसी व्यवस्थाएं भी थीं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये हम लोगों ने जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सब कुछ जान लिया धर्म तक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं उद्भव एवं पतन की, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है विदेशियों के आने से बनी थी। दूसरी बात, कुछ लोगों का ये मानना है कि द्रविड़ों के आने से जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, और कुछ लोगों का ये मानना है कि आर्यों के उत्पत्ति से जो है क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। और कुछ लोग ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है स्वदेशी लोगों के द्वारा बनाई गई एक सभ्यता थी। तो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे कि किसने किसके संबंध में क्या बोला है। हम सारे साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिकों का नाम भी जानेंगे कि किसने जो है कौन कौन से अपने जो है विचार दिए हैं, ठीक है।
तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को इसी टॉपिक के बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, उद्भव और पतन के बारे में हम लोग जो है कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में भी परेशानी होगी। और हमारी चिंता करो ही मत, हम तुमको तो पढ़ा दे 12 घंटा, लेकिन सब्सक्राइबर तुम लोग बढ़ा नहीं रहे। ठीक है, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, उस दिन 12 घंटे की क्लास लूंगा, जिस सब्जेक्ट की आप लोग बता दोगे। लाइव आके क्लास लूंगा 10-12 घंटे की, सुबह 8 से रात 8 तक। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं हड़प्पा के उद्भव की, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की। अब तो सबसे पहले जब उद्भव की बात आती है तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही उठता है कि हड़प्पा सभ्यता को बनाने वाले लोग आखिर थे कौन? ये विदेशी थे या देसी थे? देसी का मतलब ये जो यहीं के लोग थे उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता को बनाया, या फिर जो बाहर से आए हुए लोग थे उन्होंने ही इस सभ्यता का निर्माण किया, इस सभ्यता के बारे में बताई। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक, तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है दोस्तों आपका, तो विदेशी आपका जो कई सारे वैज्ञानिकों का एक वर्ग है जिसमें आपका कौन कौन शामिल है, आपका शामिल है कौन कौन सा? मार्टिमर व्हीलर, आप लोग इसको लिख सकते हैं मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। और कौन था आपका? ठीक है, गार्डन चाइल्ड, ठीक, गार्डन चाइल्ड है। और कौन था? क्रेमर, क्रेमर, ठीक। और कौन था आपका? डीडी कोसंबी, दामोदर धर्मेंद्र, हाँ दामोदर धर्मेंद्र कोसंबी, ठीक है, कोसंबी। तो इनके हिसाब से ये जो वैज्ञानिकों का एक समूह था या जो आर्कियोलॉजिस्ट का एक समूह था, तो ये क्या था? दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी, इनका डीडी कोसाम्बी का नाम था, दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी। तो इन लोगों के अनुसार क्या था, ये लोग ऐसा मानते थे कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये कैसे विकसित हुई कि मेसोपोटामिया के जो प्राचीन लोग थे वो वहाँ से प्रवसन करके यहाँ आ गए, तो और वहाँ पर क्या किया? हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया। लेकिन इसको क्या किया गया? इस मत को खारिज कर दिया गया कि भाई ऐसा नहीं है, मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर नहीं आए थे, ठीक है, ना ही वो वहाँ से यहाँ प्रवसन किए थे कि इसका जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। दूसरी बात करते हैं आर्यों की उत्पत्ति से, आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब लक्ष्मण स्वरूप सहाय एक आर्कियोलॉजिस्ट, लक्ष्मण स्वरूप सहाय एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, नाम आप लोग लिख लीजिए, लक्ष्मण स्वरूप सहाय, लक्ष्मण स्वरूप सहाय, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो आर्य थे वही हड़प्पा सभ्यता के क्या थे? जनक थे, या उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की नींव डाली थी या हड़प्पा सभ्यता को बनाया था। लेकिन ये मत तब फेल हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता जो कैसा था? शहरी सभ्यता थी, वहाँ के लोग कैसे थे? शहरी सभ्यता थी। लेकिन जो आर्य थे वो तो ग्रामीण लोग थे, ग्रामीण लोग थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई जो है हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ वो क्या हुआ? आर्यों के आने से नहीं हुआ, ठीक। फिर बात करते हैं द्रविड़ों की, द्रविड़ों की बात करते हैं तो राखाल दास बनर्जी ने और जॉन मार्शल ने ये कहा कि जो ये सभ्यता है, ठीक है, तो ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का जनक जो है द्रविड़ों को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम बात हो जाती है, भाई द्रविड़ तो ग्रामीण थे और चूंकि यह हड़प्पा सभ्यतावासी तो शहरी थे, तो इस मत को भी फेल कर दिया जाता है, ठीक। अब स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया आपका किसने? रोमिला थापर ने, रोमिला थापर और अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ने, इन्होंने क्या दिया? स्वदेशी जो है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हड़प्पा सभ्यता के संबंध में। इन्होंने कहा कि यहाँ बसने वाले लोग या हड़प्पा सभ्यता के जनक जो उद्भव हुआ वो लोग कहीं बाहर से नहीं आए,
वो यहीं के लोग थे। ठीक है, यहीं के लोग थे। पहले क्या था कि यही ये गांव था, गांव से जो है अर्ध शहर से शहर में तब्दील हो गया, तो इस सभ्यता का उद्भव हुआ, इस सभ्यता का उद्भव हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीन तीन चीज़ों को देख सकते हैं कि इस सभ्यता के उद्भव के संबंध में तीन जो है सिद्धांत दिए गए कि आर्यों के आने से, द्रविड़ों के आने से, या विदेशियों के आने से, या फिर जो है देशियों के जो है प्रवसन के माध्यम से जो है क्या हुआ, इस सभ्यता का उद्भव हुआ था। तो ये तो थी आपके उद्भव की बात। चलिए चलो पतन की भी बात कर लेते हैं। देखिए पतन के सिद्धांत में तमाम सारे जो है कहानियां हैं। ठीक है, पतन के संबंध में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्या हुआ कि इस सभ्यता का पतन जो है वो बाढ़ के द्वारा हो गया, इस सभ्यता का पतन जो है बाढ़ के द्वारा होगा। जो आपके जॉन मार्शल थे और जो आपके एक साइंटिस्ट थे मैके, तो इनके अनुसार क्या हुआ कि ये सभ्यता का जो पतन हुआ वो किस प्रकार से हुआ, बाढ़ के द्वारा। दूसरी बात करते हैं, दूसरी क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसका जो पतन था, इस सभ्यता का जो पतन था वो नदियों के सूखने से हो गया। और ये विचार था किसके, ये विचार थे आपके डीपी अग्रवाल और किसके, अमलानंद घोष के। अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, इन्होंने कहा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके जो पतन का कारण था, ये जो समाप्त हुई, इसका एक कारण ये था कि यहाँ की जो थी नदियाँ सूख गई थीं। और अब इस तथ्य को कहीं ना कहीं पर सही माना जा सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है, तीसरा ये दिया गया कि नदियों का मार्ग परिवर्तित हुआ, और जब नदियों का मार्ग परिवर्तित हुआ तो इस सभ्यता का जो विकास था वो रुक गया, या इस सभ्यता में तबाही मच गई। और ये जो नदियों का मार्ग परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, एमएस वत्स ने। ये सब चीज़ें आप लोग नोट्स करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब चीज़ें काम आएंगी और पूछना भी जाता है यहीं से। ठीक, तो एमएस वत्स ने कहा कि जो ये नदियों के मार्ग परिवर्तन से जो है इस सभ्यता का विनाश हो गया। दूसरी बात अगर हम लोग करें भूतात्विक हलचल से, या फिर कह सकते हैं भूकंप से, तो कई सारे वैज्ञानिक थे जैसे आर ए राइस और एम ए साहनी, इन दोनों लोगों ने कहा कि जो है भूकंप आने की वजह से ही सभ्यता का पतन हो गया। तीसरी और आखिरी बात करें तो अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी ने कहा कि यहाँ के लोगों का जो पतन था वो मलेरिया था। ठीक है, तो हंसने वाली बात है ये तो मलेरिया से कहा कि इस सभ्यता का खात्मा हो गया या अंत हो गया। ठीक, फिर एक जो आपके जॉन वो क्या करते हैं, मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड हैं, जो आपके मार्टिन व्हीलर और आपके गार्डन चाइल्ड हैं जो आपके, इन्होंने क्या कहा कि इस सभ्यता पे आर्यों ने आक्रमण कर दिया। तो देखिए पहले तो इन्होंने ये बताया कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने दिया। कहा कि ये जो इसकी उत्पत्ति है कि यहाँ से मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर जो है प्रवसन किया और यहाँ पर रहने बसने लगे, तो इस सभ्यता का उद्भव हुआ। फिर इन्हीं लोगों ने कहा क्या, मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने कहा क्या कि यहाँ की जो तबाही हुई, जो ये इसका जो पतन हुआ, तो इस पे आर्यों ने आक्रमण किया और यहाँ इनको लूटपाट के सब बराबर कर दिया। तो ये तो थी बात आपकी आर्यों के आक्रमण के द्वारा। अब बात करते हैं प्रशासन में गिरावट। देखिए यहाँ की जो व्यवस्था थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसका एक कारण ये माना जाता है, ऐसा जॉन मार्शल समझते हैं। जॉन मार्शल ये कहते हैं कि यहाँ की जो पतन का कारण था वो क्या था कि प्रशासन में गिरावट आ गई। और प्रशासन में गिरावट का मतलब आप समझते हैं, किसी भी जब देश का या किसी भी सभ्यता का तंत्र फेल हो जाता है तो क्या होता है, वो सभ्यता नष्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ की जो सबसे लोकप्रिय मत है, जो इस सभ्यता के पतन का जो सबसे लोकप्रिय मत है वो है व्यापार में गिरावट। ठीक, अब व्यापार में गिरावट, अब देखिए, ठीक, ये सबसे लोकप्रिय मत है। अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण मत है कि यहाँ का जो पारिस्थितिकी असंतुलन और क्या था आपका जलवायु परिवर्तन, सबसे बड़ा कारण यही था कि जो पारिस्थितिकी असंतुलन था और जो जलवायु का परिवर्तन था, उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस सभ्यता का पतन हो गया, इस सभ्यता का पतन हो गया। अब एक फेयर सर्विस करके एक संस्था है, फेयर सर्विस संस्था, और गुरदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, ठीक है, इस मत को दिया था कि यहाँ पर भाई इन्होंने क्या किया कि राजस्थान के कच्छ क्षेत्र का क्या किया, अध्ययन किया और पाया कि यहाँ पर क्या हुआ कि शुरुआत में क्या था कि यहाँ पर बहुत ही, क्योंकि जहाँ पर आपको पता है हाथी
और हाथी घोड़ा हाथी और जैसे आपके बैल बकरी और या ऊंट जैसे जानवर पाले जाते हैं, तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर पहले जो है मौसम बहुत ही अच्छा रहा होगा या फिर यहाँ पर बारिश होती रही होगी, क्योंकि लोगों के जो नगर में जो जल निकास प्रणाली थी इस बात का सबूत देती कि यहाँ पे जो बारिश के पानी के निकास की जो व्यवस्था की गई थी उसको देखते हुए ये लगता था कि यहाँ पर जो बारिश जो है काफ़ी मात्रा में होती थी, जिससे जीवन यापन में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, अपना आराम से खेती किसानी कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ साथ जैसे ही जलवायु में परिवर्तन हुआ, वहाँ पर वर्षा जो है कम हो गई। अब जब वर्षा कम हो गई तो लोगों का उत्पाद कम हो गया और व्यापार जो है कम पड़ गया। तो इससे क्या हुआ कि इस सभ्यता का पतन होने शुरू हो गया, इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तो थी यहाँ तक के बात। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूँगा। आगे मैं इसकी बात करूँगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे आधुनिक स्थल खोजा गया है आपका कौन सा, खीरासारा। ठीक, 2013 में ये जो है आपका जो सबसे नवीन स्थल खोजा गया है, ये गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में है आपका खीरासारा। ये जो है हड़प्पा का सबसे नवीन स्थल है, इसको खोजा गया और इसके बाद ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की दुनिया थी वो यहीं पे समाप्त हो गई। तो दोस्तों, आज वीडियो कैसी लगी आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं आप तो चैनल पे बने रहिएगा, इससे दमदार मटेरियल दूंगा आपको पढ़ने के लिए जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।